अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन कुरान एंड बायोलॉजी लर्निंग। बच्चों, आज हम 9th क्लास की बायो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने लिखा हुआ है जो कि फ़िल्ट्रेशन है। चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट किया हुआ है और फ़िल्ट्रेशन से आज हमने जो ना अपना लेसन जो है वो स्टार्ट करना है। इससे पहले हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टडी किया था जो कि हमारे पास था वाटर बैलेंस कंट्रोल। हमने एनिमल सेल्स में हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक कंडीशंस को देखा। फिर हमने प्लांट सेल्स में हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक कंडीशंस को देखा। ठीक है, ट्रिगर प्रेशर क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस की थी और आज हमने स्टार्ट करना है फिल्ट्रेशन से। तो बच्चों, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें ताकि वो भी जो है मेरे लेसन से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलो बच्चों, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे पास है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक डायग्राम है। मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले ये क्या है। ये देखें, ये हमारे पास है एक कैपिलरी। कैपिलरी जो है ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी कि ब्लड की छोटी नाली होती है। सबसे जो छोटी नाली है उसको हम कैपिलरीज कहते हैं। आमतौर पर जो ब्लड की नालियाँ होती हैं वो 3 होती हैं, जिसमें हमारे पास है फर्स्ट वाली आर्टरी, फिर दूसरी वेन और तीसरी हमारे पास कैपिलरीज। जो कैपिलरी है वो सबसे छोटी होती है। तो ये एक कैपिलरी दिखाई गई यहाँ पे आपको और इस कैपिलरी के अंदर आपको छोटे छोटे डॉट नज़र आ रहे हैं। जो ग्रीन कलर के डॉट हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल है, स्मॉलर मॉलिक्यूल है, जबकि जो येलो कलर के डॉट हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि जो मेम्ब्रेन्स है, सेल मेम्ब्रेन्स, ये सेमी परमेबल का काम करती है और ये क्या करती है कि ये उनको फ़िल्टर कर देती है। जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अपने अंदर से फ़िल्टर कर देती है और इसी चीज़ को हम कहते हैं, नाम देते हैं फ़िल्ट्रेशन। अब ये जो फ़िल्ट्रेशन होती है ये ब्लड प्रेशर के थ्रू होती है। यहाँ से जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतनी ही फ़िल्ट्रेशन ज़्यादा अच्छी और तेज़ होगी। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट करता है और ये क्या करती है कि जो फजूल पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ब्लड के लिए ज़रूरी नहीं होते, उनको ये फ़िल्टर करके बाहर रिमूव कर देती है। तो ये काम करती है और इस चीज़ को हम नाम देते हैं फ़िल्ट्रेशन। तो इसकी हम रीडिंग करेंगे और इसको हम समझेंगे कि क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन है। बच्चों ज़रा पॉइंट आउट कर ले। फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच स्मॉल मॉलिक्यूल आर फोर्स्ड मूव across semi-permeable membranes with the aid of hydrostatic pressure और ब्लड प्रेशर। जी, यहाँ तक आप पॉइंट आउट कर लें। कहते हैं कि इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए फोर्स किया जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को बाहर, फोर्स के जरिए इसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, और कहते हैं ये किसकी मदद से निकालते हैं, या तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी कि पानी का प्रेशर होता है जिसकी वजह से इसको बाहर निकालते हैं, या फिर ब्लड प्रेशर की वजह से इसको बाहर निकाला जाता है। और आपको पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स क्या होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स कहते हैं कि ऐसे मेम्ब्रेन्स को जो अपने अंदर से कुछ पार्टिकल को गुजरने दे और कुछ को ना गुजरने दे। उसकी रीज़न ये है कि वो पार्टिकल को गुजरने देगी जिनकी ज़रूरत हमारी बॉडी के लिए है और उनको नहीं गुजरने देगी जिनकी नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको हम फिल्ट्रेशन का अमल कहते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन थी और डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया। एक बॉक्स दिया गया, उस बॉक्स में हम पढ़ते हैं क्या है। इंपॉर्टेंट बात है वो आपके लिए ज़रूरी है। क्या है, द टर्गर ऑफ द सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग शेप ऑफ नॉन वुडी प्लांट्स एंड सॉफ्टी पोर्शन ऑफ द ट्री और श्रब्स। जी, वो कह रहा है कि जो टर्गर प्रेशर है, टर्गर प्रेशर जो आपने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे आपने इसको रीड आउट किया था टर्गर प्रेशर को। मैं आपको बता देता हूँ, जब हमने रीडिंग की थी तो ये देखें यहाँ पे ये टर्गर प्रेशर था। इस टर्गर प्रेशर की बात कर रहा है कि टर्गर प्रेशर बहुत ज़रूरी है प्लांट्स के लिए, ख़ासतौर पर उन प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है जिनका जो स्टेम है वो ग्रीन कलर का है, यानी कि वुडी नहीं है, लकड़ी का नहीं बना हुआ, सॉफ्ट स्टेम है। और उनको अपने सपोर्ट के लिए, अपने सहारे के लिए जो ना वो किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और वो सहारा कौन देता है, वो टर्गर प्रेशर देता है। या फिर इसके अलावा श्रब्स जो होती हैं, श्रब्स कहते हैं झाड़ियों को कहते हैं, वो भी ग्रीन कलर की होती हैं। तो उनको भी अपने सहारे के लिए, सपोर्ट के लिए टर्गर प्रेशर की ज़रूरत होती है, यानी कि टर्गर की ज़रूरत होती है। तो ये टर्गर की इंपॉर्टेंस बता रहा था। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ टर्गर, तो आपने ये जो बॉक्स वाली बात है ये आपने ज़रूर मेंशन करनी है। आप अपना क्वेश्चन नोट कर लें, क्वेश्चन नोट करने के बाद आप इसका आंसर भी नोट कर लें। ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारे पास है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात हम रीडिंग तो बाद में करेंगे। हम सबसे पहले चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ और ये बच्चों इसकी डायग्राम है। ये जो है हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स दी गई है यहाँ पे, जिसमें आपको पिंक कलर के बॉक्स नज़र आ रहे हैं और ये जो ऊपर नीचे बॉक्स हैं, गोल गोल से दायरे हैं,
ये जो दायरे हैं इनको ये हम लिपिड्स हैं और लिपिड्स की बाई लेयर है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको जो मतलब यहाँ पे नज़र आ रही है प्रोटीन है ये, और इस प्रोटीन को हम कैरियर प्रोटीन का नाम देते हैं। और इसके अलावा ये है कि ये कैरियर प्रोटीन क्या करती है, इसके पास एटीपी है, मतलब इसके पास एनर्जी है, और ये एनर्जी के जरिए जो है वो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करती है, और इसी चीज़ को हम नाम देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये कैसे करती है, इसकी डेफिनेशन में तो ये आता है कि ट्रांसपोर्ट की लोअर मॉलिक्यूलर पॉइंट से लेके हायर मॉलिक्यूलर प्रेशर की तरफ मूव करना, उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले ऊपर से नीचे की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको सोडियम भी नज़र आ रहे हैं और पोटाशियम भी नज़र आ रहा है। सोडियम कितने हैं ऊपर, 1 2 और 3 जो कि आपको पिंक कलर में नज़र आ रहे हैं। इस तरह सोडियम नीचे कितने हैं, 1 2 3 4 5 सोडियम है ऊपर, और नीचे ऊपर 3 सोडियम है, नीचे 5 सोडियम है। मतलब यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है और यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है। और आप देखें कि फिर भी लोअर कंसंट्रेशन से जो पोटाशियम है वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। इसी चीज़ को हम थ्रू एटीपी के ज़रिए इसकी को हम नाम देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और इसी तरह नीचे देखिए, नीचे जो है सोडियम है, सोडियम 1 2 3 4 4 सोडियम है, और ऊपर सोडियम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 सोडियम है। और ये जो 6 सोडियम है आप इनकी मूवमेंट देखें 4 to 6 है, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन से इनकी जो मूवमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ है, ठीक है। तो ये भी जो लोअर से हायर की तरफ है ये भी एटीपी के थ्रू ही मूव कर रहे हैं, और इस चीज़ को हम नाम देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल जुबान में आप ये कह सकते हो कि ऐसी ट्रांसपोर्ट जो लोअर टू हायर हो और एनर्जी के थ्रू मूवमेंट हो, उसको हम नाम देते हैं कि वो क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो ये बच्चों एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट थी जो कि आपने पढ़ लिया। इसकी जो अल्टरनेटिव फोर्स है वो हमारे पास है पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो आपके सबसे पहले डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, जिसमें ये होता है कि कोई मूव एटीपी यानी एनर्जी नहीं लगाना पड़ती, और उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इस ये बात तो आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ और रीडिंग करके इसको मजीद एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन आप पॉइंट आउट कर लें। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। दिस मूवमेंट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगेंस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब बच्चों ये है कि फ़र्क हो, ये ना हो कि 5 नीचे हो मॉलिक्यूल्स 5 ऊपर हो, ये तो सेम हो गया, तो वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम नहीं करेगी, बल्कि ये हो कि फ़र्क हो, नीचे 3 है तो ऊपर 6 हो, नीचे 4 है तो ऊपर 8 हो, तो इस तरह अगर हो तो फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो काम करेगी। तो इसका मतलब ये है अगेंस्ट कंसंट्रेशन, ये इसकी डेफिनेशन थी, यानी कि लोअर एरिया से हायर एरिया की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट करना, इसको हम नाम देते हैं थ्रू एटीपी। एटीपी के जरिए इसको हम नाम देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन है, ठीक है। अब जो नीचे पैराग्राफ है ये एक्सप्लेनेशन है, और ये वही एक्सप्लेनेशन है जो आपको अभी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन की है। तो वो यहाँ पे ये बता रहा है कि इन दिस प्रोसेस कैरियर प्रोटीन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन यूज एनर्जी टू मूव फ्रॉम मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फॉर एग्जांपल the membranes of the nerve cells ये have carrier protein in the form of sodium potassium pump। जी वो कह रहा है कि ये आपको मेम्ब्रेन दिखाई दी कि ये किसकी दिखाई गई है, मेम्ब्रेन ये नर्व इम्पल्स की दिखाई गई है। और कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि सोडियम और पोटाशियम का पंप होता है, यानी कि सोडियम पोटाशियम अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। तो ये कैसे आते जाते हैं, इसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, वो मैंने आपको बता दी है वो किस तरह होते हैं। इसको हम सोडियम पोटाशियम पंप का नाम भी देते हैं। इन अ रेस्टिंग, अगर ये रेस्टिंग पे हो, यानी कि जब नर्व सेल्स जो है वो रेस्ट पे हो, जब उस पे अंदर कोई पोटेंशियल करंट ना हो, नॉन कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स, तो नर्व सेल दिस पंप स्पेंड एनर्जी एटीपी टू मेंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल। कहते हैं जब ये सेल रेस्ट पे होती है तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त सेल्स के अंदर ज़्यादा मिकदार में पोटाशियम होता है और कम मिकदार में सोडियम होता है। यानी कि जब ये रेस्ट पे होती है तो इसकी इंटरनल जगह पे, यानी कि अंदर वाली साइड पे, इसके ये इंटरनल इनसाइड है, ये आउटसाइड है। तो जब ये मतलब रेस्ट पे होती है तो ज़्यादा मिकदार में क्या होता है, पोटाशियम। ये देखें ये रेस्टिंग फेज दिखाई गई है और यहाँ पे ज़्यादा पोटाशियम है, बाई अंदर ज़्यादा पोटाशियम है और सोडियम कम है, ठीक है। तो ये वो बता रहा है कि रेस्टिंग फेज में ये चीज़ होती है, और ये किस तरह होती है, ये एटीपी के थ्रू ही हो रही है। यानी कि इनको इजाज़त नहीं है कि यहाँ पे आ सके, इनकी कंसंट्रेशन सेम कर सके, ऐसा नहीं है। और सोडियम को भी इजाज़त नहीं है कि ऊपर जाके या नीचे जाके इनके कंसंट्रेशन को सेम कर सके, ठीक है। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ये जो कंडीशन है मेंटेन रखी जाती है। तो ये रेस्टिंग फेज में बताया था। फॉर दिस पर्पज पंप एक्टिवली मूव सोडियम आउटसाइड
कहते हैं कि एक्टिवली यानी कि एनर्जी के लिए सोडियम को बाहर निकाल दिया जाता है, वेयर सेल आर ऑलरेडी हायर कंसर्न, जहाँ पे ये ज़्यादा मिकदार में पहले से ही मौजूद होते हैं। सिमिलरली पंप मूव सोडियम फ्रॉम आउटसाइड, इस तरह पोटाशियम को भी बाहर मूव कर दिया जाता है जहाँ पे ये ऑलरेडी जो ना हायर मिकदार में होते हैं। तो ये आपने डायग्राम के लिए समझ लिया। तो ये मतलब रेस्टिंग पोजीशन में जो सोडियम पोटाशियम का पंप होता है उसमें ये होता है कि इनर साइड पे सोडियम ज़्यादा होते हैं और पोटाशियम ज़्यादा होते हैं और सोडियम कम होते हैं, और बाहरी वाली साइड पे जो है वो सोडियम ज़्यादा होते हैं और पोटाशियम कम होते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए ये कंडीशन रखी जाती है। और जब ये मतलब एक्टिव मटेरियल में होती है यानी कि रेस्टिंग फेज में नहीं बल्कि एक्टिव फेज में होती है, जब इसमें से नरमी पल्स पास कर रही होती है तब ये सोडियम पोटाशियम का पंप चेंज होता है, और वो भी कैसे होता है, वो भी एनर्जी के थ्रू होता है। ठीक है, करंट के थ्रू होता है। तो ये बच्चों हमारे पास था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या फ़र्क है, मैं आपको ज़ुबानी फ़र्क बता देता हूँ। नंबर वन तो ये है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है, जबकि एक्टिव में लो से हाई की तरफ होती है। नंबर टू, पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी एक्सपेंड नहीं होती, एनर्जी नहीं खर्च होती, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च होती है। और किस फॉर्म में एनर्जी खर्च होती है, एटीपी की फॉर्म में। तो ये आपने याद रखना है। ये सोडियम पोटाशियम पंप जो था वो यहाँ पे दिया गया है, और रेस्टिंग फेज आपको बताएगी रेस्टिंग फेज में कंडीशन क्या होती है, वो ये कंडीशन होती है। इसी कंडीशन को आपने याद रख लेना। और बच्चों दूसरा ये है कि आपको ये डायग्राम आनी चाहिए ज़ुबानी, और आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके अगर आपको बोर्ड में आ जाए तो आपने बना के इसको मेंशन करना है ताकि आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल सके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस एंड एक्टोसाइटोसिस। सबसे पहले मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको इसकी मतलब समझाऊंगा कि ये रीडिंग करके बताऊंगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। आपको ये एक डायग्राम नज़र आ रही है, ये सेल के खाने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही है, और ये एक बल्कि मटीरियल है, खाने का फूड समझ लें कि एक मटीरियल है, और ये सेल के अंदर आना चाहता है। ये सेल है, सेल के अंदर आना चाह रहा है। इसके सेल के अंदर आने का जो प्रोसेस है, तरीकाकार है, उस तरीकाकार को हम नाम देंगे एंडोसाइटोसिस। अब ये आता कैसे है, जैसे ही ये मेम्ब्रेन को टच करता है तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है, जैसे आपके सामने यहाँ पे हो रही है, आपको नजर आ रहा है इन्वेजिनेशन इन मेम्ब्रेन। अच्छा, अब ये होगा कि ये मजीद इसको टच करेगा मेम्ब्रेन, और अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाएगी, मजीद टच करेगा और अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाएगी, कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सेल मेम्ब्रेन यहाँ से टूट जाएगी, और टूटने के बाद ये जो बल्की मटेरियल है इसके ऊपर एक कवर बना देगी। ठीक है, और इसको हम नाम देंगे वैक्यूल वेसिकल। इसको हम क्या नाम देंगे, वैक्यूल वेसिकल्स। इस तरीके से बल्की मटेरियल का सेल्स के अंदर आने का जो तरीकाकार होता है, प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, एंडोसाइटोसिस। अब बच्चों एंडोसाइटोसिस की दो टाइप होती हैं, एक को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस और एक को हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। वो किस तरह डिपेंड होती हैं, वो इस बल्की मटेरियल के ऊपर डिपेंड है। अगर ये बल्की मटेरियल सॉलिड फॉर्म में हो तो इसको हम नाम देते हैं फैगोसाइटोसिस यानी कि सेल का खाना, और अगर ये बल्की मटेरियल लिक्विड फॉर्म में हो तो इसको हम नाम देते हैं पिनोसाइटोसिस यानी कि सेल का पीना। जिस तरह हम खाते पीते हैं इस तरह सेल भी खाता पीता है, और सेल के खाने को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस और सेल के पीने को हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। ठीक है, और इन दोनों अमल को हम नाम देते हैं एंडोसाइटोसिस। तो ये एंडोसाइटोसिस की दो टाइप हो गई। तो ये हमारे पास था एंडोसाइटोसिस। पहले इसकी रीडिंग कर देते हैं, फिर मैं आपको एक्टोसाइटोसिस बताऊंगा कि वो क्या होती है। तो इसकी रीडिंग करते हैं बच्चों। तो इसकी रीडिंग में ये लिखा हुआ है उन्होंने, एंडोसाइटोसिस, in this process the cellular ingest of bulky material by the infolding of cell membrane। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है, फोल्ड होती है, और फोल्ड होकर टूटने के बाद एक उसके ऊपर कवर बना देते हैं जिसको हम कहते हैं वेसिकल, वैक्यूल वेसिकल्स। ठीक है, अब कह रहे हैं कि देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की दो शक्लें हैं, फैगोसाइटोसिस यानी कि सेल का खाना, सेलुलर ईटिंग, पिनोसाइटोसिस यानी कि सेल का पीना, सेलुलर ड्रिंकिंग। ठीक है, इन फैगोसाइटोसिस सेल टेक इन सॉलिड मटेरियल, यहाँ तक इसको पॉइंट आउट कर लें, यानी कि फैगोसाइटोसिस में सेल सॉलिड मटेरियल को अंदर लेके जाता है, जबकि पिनोसाइटोसिस में सेल टेक्स इन लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ द ड्रॉपलेट्स। यहाँ तक आप इसको ब्रैकेट में कर लें, यहाँ से यहाँ तक इसको ब्रैकेट में कर लें। तो ये फैगोसाइटोसिस का मतलब लिखा हुआ था, ये पिनोसाइटोसिस का मतलब लिखा हुआ है कि वहाँ पे वो सॉलिड फॉर्म में इसको अंदर लेके आता है, यहाँ पे ये लिक्विड फॉर्म में इसको अंदर लेके आता है। अब यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया, वो बॉक्स पढ़ते हैं। उस बॉक्स में क्या कहा गया,
इन अ कॉलोनी ऑफ अ सेल, सेल की अगर कॉलोनी हो, देयर आर मेनी सेल्स एंड ईच सेल्स परफॉर्म ऑल जनरल फंक्शन ऑन इट्स ओन। कहते हैं कि एक कॉलोनी है, जैसे एक कॉलोनी होती है जिसमें बहुत सारे घर होते हैं, वैसे एक कॉलोनी है जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं, और वो हर सेल जो है वो अपनी अपनी डिमांड खुद पूरी कर रहा है और अपना अपना काम परफॉर्म कर रहा है। सच अ ग्रुप डज नॉट गेट टिश्यू लेवल, ऐसे सेल्स को हम टिश्यू लेवल नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक कॉलोनी है, उसको हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, जो कि आपने चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में स्टडी किया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कॉलोनी यानी कि वो कभी भी टिश्यू नहीं बना सकता। उसकी रीज़न ये है क्योंकि टिश्यू के अंदर हर सेल सेम काम परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन जबकि कॉलोनी के अंदर हर सेल अपना अपना अलग काम परफॉर्म कर रहा होता है। बिकॉज सेल्स आर नॉट स्पेसिफिक एंड देयर इज नो कोऑर्डिनेशन अमंग देम, क्योंकि उसमें सेल स्पेसिफिक नहीं है, उसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स हो सकते हैं, और दूसरा ये है कि उसमें उनकी जो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया कि वाई कॉलोनियल सेल्स आर नॉट फॉर्म द टिश्यू, कि कॉलोनियल सेल्स जो है वो टिश्यू क्यों नहीं बनाते, तो आपको इसका आंसर ये लिखना है। तो इसके यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन लिख लें और क्वेश्चन के बाद फिर इसका आंसर फाइंड आउट कर लें ताकि आपको पता चल जाए। बच्चों ये जो बॉक्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए आपने इनको लाजमी याद करना है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, बल्कि ये होगा हमारा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं कि एक्टोसाइटोसिस क्या होती है, ठीक है। एंडो मीन होता है अंदर, साइटो मीन सेल, सीज मीन प्रोसेस, ये 3 वर्ड है। एंडो, साइटोसिस, एंडो इंटर, साइटोसेल सीज प्रोसेस, अंदर जाने का प्रोसेस, उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अब हम ये देखते हैं कि एक्टोसाइटोसिस क्या है, एक्सोसाइटोसिस क्या है। एक्सो मीन बाहर, साइटो मीन सेल, सीज मीन प्रोसेस, सेल के बाहर, सेल से बाहर जाने का प्रोसेस। अब ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे ये फूड वैक्यूल बना दिया, ठीक है, इसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल वेजिकल्स। अब ये वैक्यूल वेजिकल सेल्स के अंदर आने का मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि ये फूड वैक्यूल है, यानी कि खाना है, इस खाने को हजम करना है, डाइजेस्ट करना है। अब ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास, माइटोकॉन्ड्रिया इसको ब्रेक डाउन करेगा, इसमें से एनर्जी निकालेगा, इसको छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन करके ये यहाँ पे निकालेगा। अब ये जो मटेरियल है छोटे छोटे फॉर्म में, ये अब वेस्ट मटेरियल है, बल्कि मटेरियल टू बी एक्सपोर्ट, यानी कि इनको तोड़ दिया गया। अब इनको तोड़ने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया, अब इसको बाहर रिमूव करना है। अब ये जो वेस्ट मटेरियल है या जो छोटे छोटे मटेरियल है, इनको बाहर रिमूव करना है, तो इनके इर्द गिर्द एक वैक्यूल बनेगा, इस तरह की एक मेम्ब्रेन आएगी और वो एक वैक्यूल बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे वैक्यूल वेसिकल्स। अब वो वैक्यूल वेसिकल्स ये हैं, और ये फिर क्या करेगा, ये मेम्ब्रेन को टच करेगा, जैसे मेम्ब्रेन को टच करेगा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ इन्वेजिनेट होगी, और टच करेगा और इन्वेजिनेट होगी, और टच करेगा और इन्वेजिनेट होगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो फूड वैक्यूल हैं, फूड वैक्यूल वेसिकल्स हैं, ये बाहर टोटली मुकम्मल बाहर आ जाएंगे और सेल मेम्ब्रेन फिर नॉर्मल हो जाएगी, और इस तरह ये जो प्रोसेस है, ये जो वेस्ट मटेरियल है, इसको बाहर निकाला गया, और इस तरीकाकार को हम नाम देते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये वो पता है। अच्छा, तो ये एक्सोसाइटोसिस बाहर जाने का अमल था। तो इसको हम देखते हैं, वो कह रहे हैं कि इन दिस प्रोसेस थ्रू विच बल्की मटेरियल इज एक्सपोर्टेड, कहते हैं कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें बड़े बड़े मटेरियल को बाहर निकाल, एक्सपोर्ट करना, बाहर निकालना, यानी कि इसको बाहर निकाला जाता है। दिस प्रोसेस ऐड न्यू मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है कि एक नई मेम्ब्रेन ऐड होती है, जैसे कि यहाँ पे देखें, ये एक नई मेम्ब्रेन ऐड हुई है इसमें, विच रिप्लेसेस द पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन की ही जगह होगी, सेल मेम्ब्रेन की ही जगह होगी। लॉस्ट ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस, जो एंडोसाइटोसिस में लॉस्ट, यहाँ पे देखें मेम्ब्रेन थी, उनको ब्रेक डाउन कर दिया गया, ब्रेक डाउन करके उसको छोटे छोटे मालिक्यूल में किया, फिर मेम्ब्रेन आई, मेम्ब्रेन फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर रिमूव हो गई। तो ये जो ना वो बता रहा है, तो ये एक्सोसाइटोसिस था। तो ये बच्चों आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन और एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, ये हमने चीज़ें रीड आउट की। 2 बॉक्स थे, उनमें क्वेश्चंस हमने रीड आउट किए, और इसके अलावा हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या फ़र्क होता है ये हमने रीड आउट किया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हमारे पास एनिमल प्लांट टिश्यू है, ये आप खुद रीड आउट कर लीजिएगा। कल हम इंशाल्लाह जो है वो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जो कि माइटोसिस और मियोसिस है। और क्योंकि चैप्टर नंबर 5 जो है वो इम्पोर्टेंट है और वो डिफ़िकल्ट भी है, बच्चों की रिस्पॉन्स में वो मुश्किल से आता है, इसलिए हम वो स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, नया चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। तो ये इस टॉपिक को, इस लेसन को आप पूरा कंप्लीट सुनिएगा। कंप्लीट सुनने के बाद फिर इसमें अगर कोई कमी पेश रह जाए, कोई क्वेश्चन समझ ना आए, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह इसका आंसर आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अगले लेसन के लिए मुझे इजाज़त दीजिए बच्चों, हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।